ये नंबर केड़ो है हले पे देखेंगे हम मुख्तलिफ केसेस के अंदर के पोटेंशियल जो होता है उसकी कैलकुलेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, पहले मैं पॉइंट लिखता हूं फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ हम चीजें डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट due to system of charges is algebraic sum of all potentials existing at that point बेटा। क्या आप कहोगे बेटा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और उस पॉइंट पे एक से ज्यादा पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर कोई ऐसी पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक पोटेंशियल नहीं है एक से ज्यादा पोटेंशियल्स हैं, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक सम बेटा। अब इसके मुख्तलिफ केसेस बनते हैं बेटा। पहला केस ये बनता है कि पोटेंशियल बिटवीन टू लाइक चार्जेस बेटा। अगर दो हमारे पास लाइक मैं दो ले रहा हूं बेटा, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, मैं दो ले रहा हूं। अगर हमारे पास बेटा दो चार्जेस हैं, ये प्लस Q1 है और ये हमारे पास चार्ज है बेटा प्लस Q2, और इनके दरमियान ये आप कह लें कि डिस्टेंस बेटा R है। ठीक है, अब आप ये अज्यूम कर लें कि दोनों चार्जेस बेटा, ये दोनों चार्जेस बराबर है। अब अगर कोई भी पॉइंट P हम यहाँ पे करते हैं बेटा, पॉइंट P, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे अगर आप देखोगे बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो हमारे एक माइंड में एक बात होती है कि हम ये समझते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। हमारे माइंड में ये होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, और हम आर्ग्यूमेंट देते हैं ये कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है बेटा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, जहां पे ई जीरो वहां पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये फार्मूला कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। बेटा ये पोटेंशियल का फार्मूला नहीं, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये फार्मूला आपको ये नहीं कहता कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, और मैं आपको बता चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज होती है, पोटेंशियल अलग चीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अलग चीज है, और वर्क अलग चीज। ये सब चीजें अलग होती है। तो इनको बेटा अपने अपने पस मंजर में देखिएगा। फार्मूले को हम V देखते हैं, फिर आगे डेल्टा V नहीं देखते। डेल्टा V पोटेंशियल के चेंज को जाहिर करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, ये आर्ग्यूमेंट एक और सूरत में वैलिड रहेगा। ठीक, अब आप एक और बात भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बेटा
कि कल जो मैंने डेरिवेशन की थी उसमें तो मैंने कहा था कि जहां पे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है। अब मैंने दो बातें की हैं। कल मैंने कहा था कि जहां पे मैंने चार्ज को, मैं ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेके गया था और मैंने कहा था ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। और आज मैं एक और बात कह रहा हूं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है। ये मैं दो मुतजाद बातें, आपको लग रहा है कि मैं ये दो अपोजिट बातें कर रहा हूं। कि कल तो मैंने कहा था कि अगर कोई चार्ज रखते उसे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है और पोटेंशियल भी जीरो होता है। अगर उसी उसूल को हम यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बात ध्यान में रखें। एक ऐसी पॉइंट पी होती है जहां पे E does not exist बेटा, जहां पे E होती ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि वहां पे E जीरो है। ऐसी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जैसे ये इन्फिनिटी वाली पॉइंट होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वजूद ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वजूद ही नहीं है, ऐसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि वहां पे फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जहां पे फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वहां पे पोटेंशियल कहां से आएगा, पोटेंशियल किस वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कल मैंने जो इन्फिनिटी की पॉइंट कंसीडर की थी वहां पे मैंने कहा था ये पॉइंट इतनी दूर है कि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। तो याद रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वजूद ही नहीं होता तो वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल किस वजह से होता है, पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। लेकिन एक ऐसी पॉइंट होती है कि वेयर E exists but ड्यू टू वेक्टर सम, बेटा वेक्टर सम होता है, ड्यू टू वेक्टर सम E is equal to 0, then V is not equal to 0 at that point। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए, ऐसी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन एक फील्ड नहीं होती, दो फील्ड्स होती है, तीन होती है या चार, और रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाती है। जैसे ये, आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और दूसरी 2 है, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो, दोनों का इफेक्ट जीरो है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे दो फील्ड्स हैं और दोनों फील्ड्स का वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, वेक्टर होती है। तो वेक्टर सम क्या है, वेक्टर सम मींस रिजल्टेंट फील्ड जीरो है। और रिजल्टेंट फील्ड जीरो होने का मकसद ये नहीं कि वहां पे फील्ड ही नहीं, वहां पे फील्ड है, दो फील्ड्स हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या है, उनका रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है। तो ऐसी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जीरो होता है, मतलब वहां पे फील्ड है लेकिन रिजल्टेंट फील्ड क्या है, रिजल्टेंट फील्ड जीरो है, तो वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये इक्वेशन तब लगेगी जहां पे फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड जीरो है, तो वहां पे ये फार्मूला कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है।
पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मकसद है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, बहुत ही क्लोज कंडीशंस हैं कि कहीं पे आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होता है, और कहीं पे पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है पोटेंशियल जीरो नहीं है, फिर कंफ्यूजन होती है। तो याद रखें कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती, मींस एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन, मींस है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, जैसे इन्फिनिटी पे किसी वजह से डिस्टेंस पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, ठीक है, तो आप कहोगे कि जो है वो पोटेंशियल भी जीरो। अब एक और एग्जांपल ले ले, सपोज करें इस मास को मैं जमीन से इंफिनिटी पे ले जाता हूं, तो इंफिनिटी पे इसके ऊपर फोर्स क्या होगी? जीरो। अब इस पे फोर्स तो अभी भी जीरो है, ठीक है, अभी भी फोर्स जीरो है ना, क्योंकि टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। तो देखें, आप ये तो नहीं कहोगे कि इसके ऊपर फोर्सेस ही नहीं लग रही, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है? दो, लेकिन उन दोनों का सम क्या है? जीरो। तो जीरो में फर्क है। अगर ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, मींस इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, मींस जीरो फोर्स, एक्चुअल जीरो फोर्स। लेकिन ये जो रिजल्टेंट जीरो होता है, ये रिजल्टेंट जीरो का मकसद है इन दोनों का वेक्टर होने की वजह से रिजल्टेंट क्या है? जीरो। लेकिन अगर आप ये दोनों जीरो वाली फोर्सेस बढ़ाते जाओगे तो ये तो टूट जाएगी ना, है तो जीरो, लेकिन इसके ऊपर असर क्या रखते हैं? अगर बहुत ज्यादा फोर्सेस बढ़ाओगे तो ये पेन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी ना। तो जीरो है तो फिर पेन क्यों टूटती है? दो फोर्सेस लग रही है लेकिन वेक्टर सम इसका क्या होता है? वेक्टर सम मींस ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, में स्टेट चेंज नहीं होगी। बाकी तो ये अगर फोर्सेस बढ़ाओगे तो ये टूट जाएगी, मींस फोर्सेस तो लग रही है ना, फोर्सेस लग रही है, लेकिन इसके अंदर ये फोर्सेस मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि एक चीज वो होती है जो एक्चुअल होती ही नहीं है, एक चीज वो होती है जो मुख्तलिफ चीजें होने की वजह से उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो आप कहोगे बेटा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो होती है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2, ये हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल होगा बेटा। दूसरा होगा बेटा कि पोटेंशियल बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस बेटा। अगर अनलाइक चार्जेस है बेटा, जैसे हमारे पास बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, इनके दरमियान कोई बेटा इस तरह से है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E2 होगी। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन बेटा क्योंकि पोटेंशियल जो है बेटा वो अलजेब्रिक सम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अगर Q1 बेटा अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 है और R1 इज इक्वल टू R2 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2। तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे फील्ड है और एक का पोटेंशियल पॉजिटिव है और दूसरे का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो है, या जहां पे पोटेंशियल जीरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी
जीरो है, आप इस तरह की कोई चीज नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये सब की सब जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कंडीशन पे बेटा। ठीक है, तो आप इसको बेटा कह सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट necessary that if E is 0, then V is equal to 0, or V is equal to 0, then E is equal to 0। ये जरूरी नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पोटेंशियल जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो लेकिन पोटेंशियल जीरो ना हो, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आप कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा स्फीयर के केस पे बेटा। ये स्फीयर का केस है बेटा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर व्हेन चार्ज is uniformly distributed on surface of sphere, or potential due to hollow sphere बेटा। दोनों तरह से आप hollow चार्ज स्फीयर बेटा, आप दोनों तरह से कह सकते हैं बेटा। ठीक है, अब अगर आप इस तरह से कहोगे बेटा कि हमारे पास एक स्फीयर है बेटा, आप कहें कि बेटा ये हमारे पास एक स्फीयर है इस तरह से बेटा, और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है बेटा, या आप कह ले बेटा कि इसका रेडियस ऑफ स्फीयर ये है। अब इसके अंदर बेटा मैं इस तरह से पॉइंट बनाता हूं बेटा, मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाता हूं बेटा, एक पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है बेटा, एक पॉइंट आउटसाइड है और एक पॉइंट इनसाइड है बेटा। पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है और पॉइंट आर है बेटा। इन तीनों पॉइंट्स पे मैं लेता हूं कि पोटेंशियल कितना होता है बेटा। बेटा थोड़ा मैं अलग अलग बना देता हूं ताकि हमें डिस्कस करने में आसानी रहे बेटा। ये आर पॉइंट है बेटा, अगर आपने किसी भी स्फीयर को चार्ज कर दिया और चार्ज आपने इसके सरफेस पे रखी है बेटा, वॉल्यूम वाला किस्सा नहीं है बेटा, ये इस तरह से बेटा। गॉसेस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्फीयर को हम चार्ज कर देते हैं बेटा तो वो स्फीयर बिहेव करता है लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बेटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा गॉसेस लॉ में कि अगर कोई भी स्फीयर है उसको चार्ज करते हैं तो वो स्फीयर किस तरह से बिहेव करता है बेटा, लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज करता है। तो अगर कोई भी बेटा इस तरह से हमारे पास हो के पॉइंट पी पे हम देखते हैं बेटा, अगर पॉइंट पी पे देखते हैं बेटा तो ये स्फीयर किस तरह से बिहेव करता है बेटा, लाइक आइसोलेटेड चार्ज। और आइसोलेटेड चार्ज का हम पढ़ चुके हैं बेटा के इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बेटा, के स्फीयर से किसी भी बार पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि स्फीयर बिहेव करता है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का हमने कल किया था
कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे कितना होता है बेटा, के क्यू अपन आर बेटा। ठीक, ये डिस्टेंस इसका कौन सा है बेटा, ये डिस्टेंस आर है। अब अगर पॉइंट पी क्यू पे देखते हैं बेटा, अगर पॉइंट क्यू पे देखते हैं, हमने ये भी गासेस लॉ के अंदर पढ़ा था कि जो पॉइंट आउटसाइड स्फीयर होती है बेटा, जो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर होती है, उसको क्या कंसीडर किया जाता है, आउटसाइड स्फीयर कंसीडर किया जाएगा। तो बेटा पोटेंशियल एट क्यू ये हो जाएगा के क्यू अपान ए के बराबर, क्योंकि बेटा इसका रेडियस जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब बेटा अंदर अगर देखते हैं, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, गासेस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो। तो आप कहोगे बेटा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ स्फीयर बेटा, सेंटर ऑफ स्फीयर भी इसी में आ जाता है। देखिए बेटा, अगर कोई भी स्फीयर है हम उसको चार्ज करते हैं, गासेस लॉ कहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा, और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा, लाइनें इस तरह से आती है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर बेटा, ई जीरो है, डेल्टा आर मीन्स चेंज इन पोटेंशियल जीरो है बेटा। इनसाइड देखें यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। स्फीयर के अंदर जो हम करते हैं ना, गासेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर फील्ड नहीं होती, अंदर फील्ड होती है, लेकिन सम ऑफ ऑल क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल जीरो हो जाता है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। जिस चीज के अंदर डिफरेंस जीरो होता है ना, वो चीज कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ स्फीयर is uniform and is equal to potential on surface of sphere। बेटा सरफेस ऑफ स्फीयर के बराबर है। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, देयरफॉर आप कहोगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता, अंदर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कितना होता है बेटा, उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। देखिए बेटा, आप इसका डिस्टेंस कर दे, इस चार का डिस्टेंस भी कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल आर इज इक्वल टू के क्यू अपान बी नहीं होगा बेटा। ये आप मुझे वापस स्क्रीनशॉट आज भेजोगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, समझ ले कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे, देयरफॉर अपान ए होगा। यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर, के क्यू अपान ए। बेटा मैं मिस्टेक से ए नहीं लिख रहा, मैं इंटेंशनली ए लिख रहा हूं, क्योंकि अंदर जो पॉइंट होती है ना, अंदर जो स्फीयर के अंदर पॉइंट होती है ना, वहां पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और सरफेस का डिस्टेंस उतना होता है जितना रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इस सरफेस का मैं रेडियस कितना ले चुका हूं बेटा, ए, इसलिए मैंने ए लिखा है।
आप ये स्क्रीनशॉट भेजोगे सर शायद मिस्टेक हो गई है, बी यहाँ पे होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, सुन ले कि बी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे इनसाइड है, और इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस ऑफ, इवन सेंटर ऑफ द स्फीयर पे भी कितना होगा, इवन सेंटर ऑफ स्फीयर पे भी यही होगा बेटा। सेंटर ऑफ स्फीयर पे बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर पे भी कितना होगा, के क्यू अपान ए होगा। यहाँ पे तो बेटा आर जीरो होता है ना, फिर मैं जीरो नहीं लिखा, क्योंकि इंक्लूडिंग सेंटर, सेंटर पे भी उतना ही माना जाएगा जितना कहां पे माना जाएगा, सरफेस पे माना जाएगा। इसको ध्यान में रखें बेटा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल करता हूं बेटा, ठीक है। कैलकुलेट इफ 1 coulomb charge is uniformly distributed on surface of sphere having radius 1, having radius 2 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट r is equal to 3 meter from center B at surface of sphere C at 1 meter from center of sphere, ठीक है, D at सेंटर ऑफ स्फीयर बेटा। देखिए बेटा, ए करोगे आप, ए बेटा देखिए इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2 मीटर है, और आपको कहां पे करना है बेटा, 3 मीटर पे। तो ये पॉइंट क्या मानी जाएगी, बार मानी जाएगी। तो आप क्या करोगे बेटा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बेटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 वोल्ट हो जाएगा बेटा। कैलकुलेट करके देखिएगा, 3 इंटू 10⁻9 वोल्ट हो जाएगा बेटा। पॉइंट बी बेटा, पॉइंट बी कहां पे बेटा, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस पे हम क्या रखेंगे बेटा, रेडियस। V इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 बेटा, 4.5 10⁻9 वोल्ट हो जाएगा बेटा, ठीक। अब तीसरा बेटा, तीसरे में कहा गया है कि डिस्टेंस बेटा 1 मीटर है, विच इज लेस देन रेडियस बेटा। रेडियस से क्या है बेटा, कम है, मीन्स पॉइंट इज इनसाइड बेटा। बेटा थर्ड के अंदर क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है 1 मीटर फ्रॉम सेंटर, मीन्स ये रेडियस स्फीयर का कौन सा है, रेडियस 2 मीटर है, और पॉइंट कहां पे 1 मीटर, मीन्स पॉइंट कहां पे आ गई बेटा, अंदर आ गई, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, V इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 ही रखोगे, 1 नहीं रखोगे। कैलकुलेशन के अंदर 1 नहीं रखोगे, क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि 1 मीटर पे उतना ही होगा जितना सरफेस पे। तो सरफेस पे कैलकुलेट करके कहोगे कि 1 मीटर पे इतना है, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, इसलिए 1 नहीं रखोगे, ठीक है। ये ध्यान में रखें, यहाँ पे भी मैंने क्या रखा है,
आर पॉइंट का डिस्टेंस बी है, मैंने बी नहीं रखा, क्या रखा है, ए रखा है। तो अंदर कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे ना बेटा, अंदर वाला डिस्टेंस, जो डिस्टेंस लेस देन रेडियस होता है ना, वो नहीं रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4.5। हाँ आज सजो दी देखो, सो ये क्वेश्चन नहीं था, तो इतने मिस्टेक है, वही निश्चय होगा सुबह मोकलिन से। देखिए डी बेटा, एट सेंटर बेटा, एट सेंटर, एट सेंटर आर इज इक्वल टू 0, बट 0 नहीं रखोगे, क्योंकि सेंटर भी क्या होता है, अंदर की पॉइंट होती है। ठीक है, अज सजो दी मना आर्ग्यूमेंट इंदा के क्यू अपन आर इज इक्वल टू 4.5 10 पावर 9, और यहाँ पे भी आप रखोगे 2, यहाँ पे आर 0 है, यहाँ पे मैंने 2 क्यों रखा। ठीक है, आज तो ये वो नहीं होना है कि यहाँ पे आर मैंने 0 रखा है, यहाँ पे मैंने 2 क्यों रखा है, ये मैं फिर भी आपको फिर बता देता हूँ कि पॉइंट सेंटर है, सेंटर के ऊपर उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, तो सरफेस का कैलकुलेट करेंगे ना, आर रखेंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म होता है अंदर। तो ये स्फेयर का केस है, इसको देखिएगा बेटा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है के अंदर, वो प्रॉब्लम करते फिर जो है वो कल डिस्कस करेंगे बेटा। ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक्सरसाइज का है। ठीक है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको करते फिर जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। और उसके डायगोनल्स है इस तरह से बेटा, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज हो जाएगी Q4, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q4 2 into 10 power minus 6 कूलम। R1 is equal to R2, R3, R4 is equal to 30 सेंटीमीटर 10 power minus 2 मीटर है बेटा। जब ये बराबर है तो बेटा यहाँ पे पॉइंट O पे पोटेंशियल बताना है बेटा। ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं रिजल्टेंट जो होगा बेटा, आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक सम होता है, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बेटा। ये 4 टाइम्स V1 कर दे बेटा, क्योंकि सब क्या है बेटा, बराबर है। देयरफॉर V इंटू के क्यू अपॉन आर, ये होगा 4 इंटू 10 पावर 9, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 बेटा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, 9 मैंने नहीं लिखा बेटा, 4 इंटू 9 कर दे बेटा, क्योंकि के है ना, 9 इंटू 10 पावर 9 है बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3 3 में जाएगा बेटा। ठीक है, ये होगा 24 बेटा, 24 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 अपान हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा 2.4 10 पावर 5 वोल्ट बेटा। सही है, 2.4 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट है। और यहाँ पे आपको पता है बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल फिर भी 0 नहीं है बेटा। और पॉइंट इसमें बी कहा गया बेटा, बी के अंदर इस तरह से कहा गया बेटा, बी के अंदर सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर Q1 है बेटा, Q2 है, Q3 है और Q4 है बेटा। Q1 इज इक्वल टू, और ये सेम है बेटा, ये R1 R2 R3 ये सेम है बेटा। ये हो जाएगा बेटा
इज इक्वल टू बेटा के क्यू अपॉन आर 9 10 पावर 9 2 इंटू 10 पावर बेटा -6 ये बेटा इक्वल है Q1 इज इक्वल टू इस तरह से कर दे Q1 इज इक्वल टू Q2 2 इंटू 10 पावर -6 है बेटा और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है बेटा। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा V2 अपन होगा बेटा 30 10 पावर -2 तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 ठीक है ये 6 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट होगा बेटा ठीक है। तो आप कर सकते हैं बेटा कि V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा के Q3 अपन R बेटा 9 इंटू 10 पावर 9 और ये -4 बेटा -4 अपन 30 सेंटीमीटर बेटा 10 पावर -2 क्योंकि बेटा ये दोनों चार्जेस जो दी गई है इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम दी गई है बेटा ठीक है। अब आप करोगे बेटा V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 इंटू -4 इंटू 10 पावर हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 ये एक पावर ऊपर आ जाएगा बेटा 10 होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा ठीक है -4 होगा बेटा एक मिनट 4 होगा बेटा 4 इसमें भी 4 होगा और इसमें भी 4 होगा बेटा ठीक है 5 नहीं होगा इसमें भी 4 होगा इसमें भी 4 क्योंकि ये 3 बचेगा एक ऊपर जाएगा 4 जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा ये होगा -12 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। अब रिजल्टेंट होगा बेटा इसके ऊपर पहले एक मैसेज आया है कि जब निगेटिव चार्ज है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा है भाई आप इधर लिख दे मसला थोड़ी है 10 पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 पावर 4 -12 अब हो गया ना माइनस अब इधर लिखा कोई फर्क माइनस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो गया। अब चीजों को इतना ना पकड़े कि मैथमेटिक्स बेचारी सर पे हाथ दे के बैठ जाए कि मुझे क्या करना है ठीक है -24 10 पावर 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा -12 इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू आप कर सकते हैं -1.2 10 पावर 5 वोल्ट आंसर कर सकते ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से ठीक है। अब हो गया बेटा अब आगे कल करेंगे बाकी भी इसके अंदर क्वेश्चन। एक और बात बेटा हेलो देखिए बेटा सिलेबस आपको दे दिया है जीटी का ठीक है उसमें क्या कहा गया है उसमें कहा गया है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड गासेस लॉ उसकी एप्लीकेशन लिख दिया है ना उसमें ये तो नहीं कहा गया आगे कुछ ऐसा के कुछ ऐसा ही इंडिकेशन है कि इसके बाद वाला भी होगा नहीं है ना क्लियर लिखे हुए ना क्या उसमें कोई ऐसी ऑप्शन दी गई है कि हो सकता है आगे चेंज हो ये भी नहीं कहा गया ना। तो बेटा जब आपको क्लियर बता दिया गया कि फिजिक्स का सिलेबस ये है तो फिर मैं जो रोज पढ़ाता हूँ वो रोज पूछने की क्या जरूरत है कि ये टेस्ट में आएगा या ये नहीं है। तो जब सिलेबस देने का मकसद क्या होता है कि भाई आपकी टेस्ट का सिलेबस यही है। अब ये मैसेज आता इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने बात कर ली कि आज जो पढ़ाया ये होगा या नहीं होगा।